कैसी है ये दिल लगी पार्ट 9। दिनेश का नफरत भरा पैगाम पूरी तरह राख हो गया था। आग की लपटें ठंडी पड़ रही थी, लेकिन धरा का संकल्प अब फौलाद बन चुका था। वो अब कार्तिक से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह वापस मुड़ने के लिए घूमी, उसके कदमों के ठीक पीछे खड़े एक साये को देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। दी, आप यहाँ? धरा ने कांपते हुए कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां कांप रही थी। सामने प्रीति खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने लॉन के अंधेरे में जलती हुई राख की ढेरी को देखा और फिर धरा की आंखों में झांका। वो समझ चुकी थी कि धरा यहाँ क्या कर रही है। प्रीति ने अपनी सांसों को नॉर्मल किया और आवाज धीमी रखते हुए लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, सुन, तूने कार्तिक जीजू को कुछ बताया तो नहीं है ना दिनेश के बारे में? धरा ने एक पल के लिए अपनी घबराहट को पी लिया था, जैसे सोच रही हो कि प्रीति को कैसे पता चला कि वो कार्तिक को सब कुछ बताने वाली है। उसने अपनी मुट्ठियां और कस ली थी और गहरी सांस लेकर सीधे प्रीति की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं दी। धरा की आवाज में पहले थोड़ी थरथराहट थी, पर अगले ही पल दृढ़ हो गई थी। पर दी, आज मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब और नहीं छुपाना मुझे, और ना ही डरना है। धरा की बात सुनकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने झपटकर धरा का कंधा पकड़ा और उसे झकझोरते हुए गुस्से भरे लहजे में फुसफुसाई, तू होश में तो है? धरा, वह आदमी पागल है। अगर तूने जीजू को बताया तो वो उन तस्वीरों को पूरी दुनिया में फैला देगा। हमारी इज्जत, बड़े पापा का सर, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मत करिए गलती। तू भी तो जानती है वो तस्वीरें झूठ नहीं है। प्रीति की बात सुनकर धरा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में सच की एक चमक अभी भी बाकी थी। उसने प्रीति के हाथ अपने कंधे से हटाए और कांपती हुई आवाज में मगर पूरी सच्चाई के साथ बोली, पर दी, मैं सच कह रही हूँ। उस रात हम नशे में जरूर थे। हमें होश नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मेरा दिल जानता है कि मैंने अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दिया था। मैं दिनेश के इरादे को समझ गई थी और उससे पहले कि वो कुछ, मैंने खुद को संभाल लिया था। प्रीति ने एक ठंडी और कड़वी हंसी हंसी। उसने फिर से धरा को झकझोरते हुए लगभग चिल्लाते हुए लेकिन दबी आवाज में कहा, कैसे साबित करेगी? कौन यकीन करेगा तुझ पर? प्रीति की आंखों में डर और हताशा साफ दिख रही थी। धरा, दुनिया सबूत देखती है, नियत नहीं। उन तस्वीरों में जो दिख रहा है उसे देखने के बाद कोई तेरी सफाई नहीं सुनेगा। क्या लगता है तुझे कि कार्तिक जीजू, जो जरा से झूठ पर भड़क जाते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर तुझे गले से लगा लेंगे? वो तुझे उसी पल इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। धरा की आंखों से एक आंसू टपककर उसके गाल पर ढलकने लगे थे, पर उसने उन्हें पहुंच दिया था। दी, अगर वो मुझे निकाल भी दें तो मुझे मंजूर है, पर अब मैं इस झूठ के बोझ तले और घुट घुट कर नहीं मर सकती। मुझे उन्हें सच बताना ही होगा, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। धरा बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई थी। प्रीति वहीं खड़ी कांपती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे धरा को रोके या उसे सच बोलने दे, ताकि वो डर की बेड़ियों से आज़ाद हो सके। उसे धरा के लिए चिंता हो रही थी। जब धरा वापस कार्तिक के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई थी, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि सच कहने की तड़प से। उसने देखा कि अंकित कमरे से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। शायद कार्तिक की कातिलाना निगाहों और प्रज्ञा वाले सवाल का असर अभी तक गया नहीं था। अंकित अपनी ही सोचों में गुम कमरे से बाहर निकल गया था। कार्तिक अभी भी बिस्तर पर बैठा था। उसकी नजरें सामने की दीवार पर टिकी थी, जैसे वे अभी भी उस अधूरे पल और अंकित के दखल को कोस रहा हो। धरा को अंदर आते देख उसके चेहरे के सख्त भाव थोड़े नरम पड़ गए थे, लेकिन आंखों में वही शरारत भरी चमक लौट आई थी। बड़ी जल्दी वापस आ गई, मुझे तो लगा बेलन ढूंढने गई हो। धरा ने दरवाजे की चौखट पर ही अपने कदम रोक लिए थे। कार्तिक उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वही पिछला रोमांच और शरारत तैर रही थी। नहीं, बेलन ढूंढने नहीं गए थे, धरा ने अपने थूक निकलते हुए कहा। उसकी आवाज में वह चंचलता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी झिझक और भारीपन था। कार्तिक मुस्कुराया और एक तकिया सीधा करते हुए बोला, अच्छा, तो फिर इरादा बदल लिया? वैसे हमें आपको कुछ बताना है, धरा ने हकलाते हुए कहा। कार्तिक ने उसे टीज करते हुए शरारती अंदाज में कहा, ओह, तो अब क्या बताना है? यही कि अगली बार हमने आपकी बात नहीं मानी तो हमला सीधे झाड़ू से होगा। कार्तिक की बात पर धरा के चेहरे पर हंसी की एक लकीर तक नहीं आई थी। उसने अपनी नजरें झुका ली थी और बुदबुदाई, नहीं, कुछ और बताना है। कार्तिक की नजरों ने धरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत भांप लिया था कि कुछ तो गलत है। धरा के चेहरे की घबराहट, उसके कांपते हाथ और उसकी उखड़ी हुई सांसें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसके चेहरे की वो मजाकिया चमक पल भर में गायब हो गई थी और उसकी जगह गंभीर चिंता ने ले ली थी। धरा, क्या बात है? कार्तिक ने मध्यम आवाज में पूछा। यहाँ आइए, हमारे पास। धरा भारी कदमों से उसके करीब गई थी। कार्तिक ने उसका हाथ थामकर उसे धीरे से अपने पास बिस्तर पर बैठा लिया था। उसने देखा कि धरा की आंखों के कोर गीले हो रहे हैं। बिना कुछ कहे कार्तिक ने बहुत ही कोमलता से धरा को अपनी ओर खींचा और उसका सिर अपने मजबूत कंधे पर टिका दिया था।
धरा ने जैसे ही कार्तिक के कंधे का सहारा लिया, उसे ऐसा लगा जैसे वह बरसों की थकी हुई है। कार्तिक ने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा था। अब बताओ क्या हुआ है, इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या अंकित ने कुछ कहा या घर में किसी और बात की परेशानी है? कार्तिक ने बहुत ही शांति और धैर्य से पूछा। धरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। कार्तिक की खुशबू और उसकी धड़कनें उसे हिम्मत दे रही थीं, पर अतीत का वो काला साया उसे डरा भी रहा था। कार्तिक जी, उसने कार्तिक के कंधे पर सिर रखते हुए धीमी आवाज में पूछा। कार्तिक जी, अगर कोई ऐसा सच हो जो सच ना होकर भी सच जैसा लगे, तो क्या आप हमारी शादी तोड़ देंगे? कार्तिक ने जैसे ही ये सुना, वह पल भर के लिए खामोश हो गया था। उसने बड़े प्यार से धरा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में ले लिया था और उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे आज हमारी क्यूट बिल्ली इतनी टेंशन में क्यों है? उसने धरा की नाक को धीरे से सहलाया और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बहुत ही संजीदगी से बोला, देखो धरा, जिस दिन हमारी शादी टूटेगी उस दिन कार्तिक सूरी के शरीर में सांसें नहीं होंगी। उससे पहले तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी को खुद से अलग कौन करता है भला? धरा की आंखों से एक आंसू निकलकर कार्तिक के हाथ पर गिर गए थे। उसने घबराते हुए कहा, तो हम आपको सब सच बता दें? कार्तिक ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमा और धीमे स्वर में कहा, कहो, मैं सुन रहा हूँ। धरा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियों को साड़ी के पल्लू में उलझाते हुए बोलना शुरू किया। शादी से पहले की बात है। प्रकाश अंकल और पापा ने मेरी और दिनेश की सगाई बचपन में ही तय कर दी थी। वह हमसे 12 साल बड़ा था। हमें वह कभी अच्छा नहीं लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे हमें डर लगता था। धरा की आवाज़ कांपने लगी थी। हमारा 18वां जन्मदिन था। बर्थडे के दिन हम घर पर अकेले थे। सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। तभी दिनेश घर आया। उसने हमें अकेला पाकर हमारे साथ गलत करने की कोशिश की। कार्तिक के हाथ जो धरा के चेहरे पर थे थोड़े सख्त हुए, पर वह चुपचाप सुनता रहा। उसने हमें बहुत गलत तरह से छुआ। हमें बहुत डर लग रहा था। हमने खुद को बचाने के लिए पास पड़ा एक फूलदान उसके सिर पर दे मारा। वह वहीं गिर पड़ा था। तभी मम्मी पापा भी घर पर आ गए थे। हमने रोते हुए उन्हें सब बताया, पर धरा की सिसकी निकल गई थी। पर उन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। उन्होंने दिनेश की बात पर यकीन किया। दिनेश ने उनसे झूठ बोला कि उसने हमें बाजार में किसी लड़के से बात करते देखा था और जब उसने हमें टोका तो हमने उस पर हमला कर दिया। धरा की आवाज़ अब और भी टूट गई थी। पापा ने हमें सबके सामने थप्पड़ मारा। उसकी आवाज़ अटकने लगी थी। फिर वह हिम्मत करके कार्तिक को सब बताना चाहती थी। उसने आगे कहा, उन्होंने हमारा घर से निकलना बंद कर दिया। माँ ने भी हमें बहुत मारा। किसी ने हमारी नहीं सुनी। सबने हमें ही गलत समझा। धरा फूट फूट कर कार्तिक के सीने से लगकर रोने लगी थी। धरा की आह बहती सुनकर कार्तिक की आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसके जबड़े भिज गए थे और माथे की नसें तन गई थी, लेकिन उसने अपने इस खौफनाक गुस्से को धरा पर जाहिर नहीं होने दिया था। उसने बहुत ही कोमलता से धरा के बहते आंसुओं को पोंछा। तो फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? कार्तिक ने अपनी भारी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। मेरी बहादुर बीवी ने तो उस गंदे लड़के को अच्छे से सबक सिखाया। उसने जो किया उसके लिए तो उसका सिर फोड़ देना ही सही था। धरा ने सिसकते हुए उसे देखा। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। हम आपको कैसे बताएं? अभी तो और भी बहुत कुछ है। कार्तिक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया था। बस अब नहीं, जब आपको ठीक लगे तब बता दीजिएगा। दवाइयों के असर से कार्तिक की आंखें अब भारी होने लगी थी। उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी और वह इस वक्त धरा को और ज्यादा कुरेद कर उसे रुलाना नहीं चाहता था। उसने धीरे से लेटने की कोशिश की और धरा को भी अपने करीब खींच लिया था। धरा ने कार्तिक के चौड़े सीने पर अपना सिर रख दिया था। उसे लग रहा था कि अगर आज उसने सब नहीं बताया तो शायद कल कभी हिम्मत ही न मिले। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बाहर सन्नाटा। कार्तिक की बंद आंखों और दवा के असर से भारी होती सांसों के बीच धरा ने अपने दिल का सबसे गहरा राज उगल दिया था। धरा ने अपनी आवाज को बहुत धीमा रखा, जैसे वे खुद से ही बात कर रही हो। कार्तिक जी, उस दिन उसने जो जलील हरकत की और हमने उसकी घिनौनी हरकत के बारे में सबको बता दिया, तो उसने बदला लेने के लिए एक घिनौनी साजिश रची। 4 महीने बाद आकाश भाई की शादी में जब सब मेहमानों के साथ व्यस्त थे, तब दिनेश और उसके 2-3 दोस्तों ने हमें धोखे से कुछ पिला दिया था और हमें एक होटल के कमरे में ले गए थे। धरा की आंखों के सामने वो मंजर फिर से आ गया था। उसका शरीर डर से कांपने लगा था। उसका दम घुटने लगा था। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, उन लोगों ने हमें कमरे में लॉक कर दिया और अपने दोस्तों के साथ हमारी तस्वीरें खिंचवाईं। वो हमें डराना चाहता था, हमें बदनाम करना चाहता था। पर कार्तिक जी, भगवान साक्षी है, हम सच कह रहे हैं। हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। उसने हमें छुआ तक नहीं था, पर वो तस्वीरें ऐसी हैं
कि कोई भी उन्हें देखेगा तो सच ही मानेगा। कार्तिक पूरी तरह होश में नहीं था। दवाइयों ने उसके दिमाग को सुन कर दिया था। उसे धरा की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, पर शब्द धुंधले थे। उसे बस डर, तस्वीरें और दिनेश जैसे शब्द सुनाई दिए थे। उसके शांत चेहरे पर एक शिकन उभर आई थी। उसने नींद में ही धरा को और जोर से अपने करीब खींच लिया था, जैसे वे किसी खतरे से उसे बचा रहा हो। धरा को लगा उसने सब सुन लिया है और वे उसे स्वीकार कर रहा है। धरा ने उसके सीने पर अपनी पकड़ मजबूत की और बुदबुदाई, आज वही तस्वीरें लेकर वो हमें धमकी दे रहा है। अगर वो तस्वीरें सबके सामने आई तो हम कभी सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। हमें डर है कि वो तस्वीरें देखकर कहीं आप हमसे नफरत ना करने लगें। धीरे धीरे कार्तिक की सांसें गहरी हो गई थीं। वो गहरी नींद में सो चुका था। धरा ने उसका शांत चेहरा देखा। उसे नहीं पता था कि कार्तिक ने उसकी आधी अधूरी बातें सुनी हैं या नहीं, पर सच कह देने के बाद उसका मन आज सालों बाद हल्का महसूस कर रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आ रही थी। कार्तिक की आंखें खुली, दवा का असर उतर चुका था और उसका दिमाग अब पूरी तरह साफ था। उसे धुंधला सा याद था कि रात को धरा ने कुछ कहा था, कुछ बहुत जरूरी। उसने जैसे ही करवट ली, सबसे पहले उसे अपनी बाहों में सिमटी धरा का चेहरा देखा। रात की भारी बातों और आंसुओं के बाद धरा अब गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद सच का बोझ उतर जाने की शांति भी थी। कार्तिक कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि रात क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि धरा रो रही थी, उसने दिनेश का नाम लिया था और शायद वह बहुत डरी हुई थी। पर इस वक्त सूरज की सुनहरी किरणें जब धरा के चेहरे पर पड़ रही थी तो कार्तिक का दिल सिर्फ और सिर्फ प्यार से भर आया था। कार्तिक ने बहुत धीरे से अपनी उंगली से धरा के माथे पर बिखरी एक लट को पीछे किया। उसकी उंगलियां धरा के गालों को सहलाते हुए नीचे उतरी। धरा की त्वचा सुबह की ओस जैसी ताज़ा और गर्म थी। कार्तिक अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा और कोहनी के बल टिककर उसे निहारने लगा था। उसकी नजरें धरा के गुलाबी होठों पर ठहर गई थीं, जो नींद में हल्के से खुले हुए थे। कार्तिक के मन में रात की धुंधली बातों को लेकर एक बेचैनी थी, लेकिन धरा की मासूमियत ने उसे सब भुलाने पर मजबूर कर दिया था। उसने झुककर बहुत ही नज़ाकत से धरा के माथे को चूमा। धरा की नींद टूटी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। कार्तिक की हिम्मत और बढ़ गई थी। उसने अपनी नाक को धरा की गर्दन के पास ले जाकर उसकी खुशबू को महसूस किया। वह सैंडल और लिली की मिलीजुली महक जो कार्तिक को पागल कर देती थी। धरा ने नींद में ही हल्की सी करवट ली और अनजाने में ही कार्तिक के गले में अपनी बाहें डाल दी थीं। उसकी इस हरकत ने कार्तिक के अंदर तभी आग को सुलगा दिया था। उसने धीरे से फुसफुसाया, इतनी गहरी नींद, या रात भर आपने हमारा ख्याल रखा था? धरा की आंखें धीरे से खुली, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वे कार्तिक की बाहों में है और कार्तिक उसे इतनी गहराई से देख रहा है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। रात का डर अब सुबह की इस गर्माहट में पिघलने लगा था। आप कब जागे? धरा ने अपनी आवाज़ को संभालते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ धरा की कमर पर रखा और उसे अपनी तरफ और करीब खींच लिया था। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। कार्तिक की आंखों में वह कातिलाना चमक वापस आ गई थी। जब तुम सो रही थी तब हम जागे थे। कार्तिक ने धरा को अपनी बाहों के घेरे में और भी कस लिया था, जैसे वे उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से महफूज रखना चाहता हो। उसकी धड़कनें धरा के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। धरा ने अपनी पलकें धीरे से उठाई और कार्तिक की आंखों में झांका। उन आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि बेपनाह मोहब्बत और एक अजीब सा सुकून था। पर धरा का पूरा शरीर थरथराने लगा था। उसे डर था कि कार्तिक उन तस्वीरों की बात सुनकर शायद बदल जाए। धरा ने अपनी आवाज़ में सारी हिम्मत बटोरते हुए हल्की घबराहट के साथ पूछा, आप हमसे नाराज नहीं हैं? नफरत नहीं करते हमसे? नफरत शब्द सुनते ही कार्तिक के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। उसने धरा के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई थी, लेकिन उसके दिमाग में तेजी से रात की वो धुंधली यादें, दवा के असर में सुने गए वो टूटे फूटे शब्द अब कड़ियों की तरह जुड़ने लगे थे। उसे याद आया धरा का सिसकना, उसका कांपता हुआ शरीर और वो नाम दिनेश। उसे याद आया कि कैसे धरा ने अपनी बचपन की सगाई और उस आदमी की उस घटिया हरकत के बारे में बताया था। उसे याद आया कि धरा ने खुद को बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया था। कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए कातिलाना गुस्सा चमका था, पर वह धरा के लिए नहीं था, बल्कि उस शख्स के लिए था जिसने उसकी धरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने बहुत कोमलता से अपनी अंगूठी से धरा की ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए संजीदगी से कहा, नफरत? धरा, नफरत कमजोर लोग करते हैं और नाराजगी। उसने एक लंबी सी सांस ली और धरा के चेहरे पर आए डर को अपनी मुस्कान से शांत करते हुए बोला, हम नाराज नहीं हैं धरा, बल्कि हमें फक्र है तुम पर। अपनी इज्जत के लिए लड़ने के लिए जिस हिम्मत की ज़रूरत होती है वो तुमने दिखाई।
कार्तिक ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया था और आगे कहा, हाँ, नाराज हम जरूर होते अगर ये सच हमें किसी और से पता चलता। अगर तुम हम पर भरोसा न करती और ये बोझ अकेले ढोती रहती तो शायद हमें दुख होता, पर तुमने खुद हमें अपने अतीत का हिस्सा बनाया। तुमने हमें धोखे में नहीं रखा, कोई झूठ नहीं बोला हमसे, तो इसके बाद नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक बार धोखा खा चुके हैं धरा, नफरत करते हैं झूठे और धोखेबाज लोगों से। धरा की आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे, पर इस बार ये खुशी और सुकून थे। कार्तिक ने उसके माथे को बड़ी गहराई से चूमा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, धरा, अगर आज ऊपर से भगवान भी नीचे उतर आए और तुम्हारे खिलाफ गवाही दे तो मैं उन पर भी यकीन नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम्हारा सच ही आखिरी सच है। फिर वह उसके बालों को चूमते हुए शरारती लहजे में बोला, और वैसे भी जो लड़की फूलदान से किसी का सर फोड़ सकती है और हमें बेलन और झाड़ू दिखाकर हमसे अपनी बात मनवा सकती है, उससे नफरत करने की हिम्मत हम में वैसे भी नहीं है। हमें अभी मरना थोड़ी है। कार्तिक की बात सुनकर धरा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसके चेहरे की उदासी गायब हो गई थी। उसके दिल में सुकून था कि कार्तिक उसके अतीत को जानकर भी उसे पूरे दिल से अपना रहा है। उसने अपना चेहरा कार्तिक के सीने में छुपाते हुए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। कार्तिक की हंसी की गूंज उसके सीने के भीतर धरा को महसूस हो रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना लग रहा था। कार्तिक ने धीरे से धरा को खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। कार्तिक की नजरें धरा के भीगे पलकों से फिसलती हुई उसके उन गुलाबी होठों पर आकर ठहर गई थीं, जो अभी अभी उसकी बात पर मुस्कुराए थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी तपन बढ़ने लगी थी। कार्तिक की आवाज़ अब और भी गहरी और मखमली हो गई थी। वैसे धरा, तुमने बेलन और झाड़ू तो हम पर ट्राई कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक खतरनाक पति को शांत करने के लिए एक और तरीका भी होता है? धरा ने अपनी भीगी पलकों के बीच से उसे उलझन में देखा। कैसा तरीका? कार्तिक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभर आई थी। उसने झुककर अपना चेहरा धरा के इतने करीब लाया कि उसकी गर्म सांसें धरा के होठों से टकराने लगी थीं। धरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसके रोम रोम में एक सिरन दौड़ रही थी। कार्तिक के होठ धरा के होठों के बिल्कुल करीब थे, इतने करीब कि उनके बीच अब हवा का गुजरना भी नामुमकिन था। धरा की बंद पलकें और उसकी तेज चलती सांसें कार्तिक को अपनी ओर खींच रही थीं। लेकिन तभी कार्तिक अचानक रुक गया था। उसका जुनून उसकी रगों में दौड़ रहा था, पर धरा के लिए उसका सम्मान उससे कहीं ऊपर था। उसने अपना माथा धरा के माथे से टिका दिया था। उसकी सांसें भारी थी, पर आवाज़ में एक ऐसी संजीदगी थी जो धरा के दिल को छू गई थी। कार्तिक ने बहुत ही मध्यम मखमली आवाज़ में पूछा, धरा। उसने धरा के गाल को अपने अंगूठे से हल्के से सहलाया और उसकी आंखों के खुलने का इंतजार किया। जब धरा ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं तो उसने देखा कि कार्तिक उसे बहुत गहराई और सादगी से देख रहा है। हम आगे बढ़ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है ना? कार्तिक ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा हो जिसके लिए तुम अभी पूरी तरह तैयार ना हो। हम इंतजार कर सकते हैं सालों तक तुम्हारी यहाँ का। कार्तिक का यह पूछना धरा के लिए किसी मरहम से कम नहीं था। जहाँ उसके अतीत में लोगों ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे डराने की कोशिश की थी, वहीं कार्तिक उसे वह अधिकार दे रहा था। धरा की आंखों में फिर से पानी भर आया था, पर इस बार वह डर का नहीं, बल्कि कार्तिक के लिए बेपनाह इज्जत थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराते हुए अपना हाथ कार्तिक की गर्दन के पीछे ले गई थी और धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। उसका ये छोटा सा कदम कार्तिक के लिए सबसे बड़ी हाँ थी। अगले ही पल कार्तिक के होठों ने धरा के होठों को छू लिया था। यह स्पर्श शुरुआत में बहुत ही कोमल और संकोच से भरा था, जैसे कोई कीमती चीज को सहेज रहा हो। लेकिन जैसे ही धरा के हाथों ने अनजाने में कार्तिक के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत की, कार्तिक का संयम टूट गया था। वह स्पर्श अब गहरा और जुनून से भर गया था, पर यह उनकी पहली ऐसी नजदीकी थी जिसमें कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेने की तड़प थी। धरा को लगा जैसे वह हवा में तैर रही है। कार्तिक की मर्दाना खुशबू और उसके स्पर्श की गर्माहट उसे सुन्न कर रही थी। कार्तिक का दूसरा हाथ धरा की कमर पर कस गया था। उसने धरा को लगभग अपने ऊपर खींच लिया था। धरा की पीठ बिस्तर से लग चुकी थी और कार्तिक उसके ऊपर झुकाया था। कार्तिक के होठ अब धरा के कानों के पास पहुंचे, जहां उसकी गर्म सांसों ने धरा की धड़कनें और बढ़ा दी थी। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती धरा कि तुम हमारे लिए क्या हो, उसने भारी आवाज में कहा।
और फिर उसकी गर्दन पर अपना हक जताते हुए हल्का सा निशान छोड़ दिया था। धरा के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकल गई थी। उसने झिझकते हुए कहा, कार्तिक जी, आपको चोट लगी है। धरा की धीमी आवाज सुनकर कार्तिक थोड़ा चौंका, फिर उसकी बात पर धीरे से हंस पड़ा था। वह धरा के ऊपर से थोड़ा उठा और उसकी आंखों में देखा, जहां अभी भी थोड़ी शर्म और ढेर सारा प्यार झिलमिला रहा था। चोट? तुम्हें लगता है कि अभी जो हुआ उसके बाद हमें चोट का एहसास होगा? कार्तिक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उफ, ये तो ऐसा मरहम था कि बड़े से बड़ा जख्म भी एक पल में भर जाए। कार्तिक की बात सुनकर धरा का चेहरा अनार की तरह लाल हो गया था। उसने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा छिपा लिया था और खिसकते हुए कार्तिक की बाहों से दूर होने की कोशिश करने लगी थी। आप तो सच में बहुत निर्लज हैं कार्तिक जी, धरा ने तकिए के पीछे छिपते हुए कहा। पर कार्तिक कहाँ मानने वाला था। उसने शरारत से धरा का पांव खींचा और उसे फिर से अपनी ओर घसीट लिया था। अभी तो हमने बिगड़ना शुरू भी नहीं किया है धरा, और वैसे भी पत्नी हमारी, घर हमारा, कमरा हमारा, तो बिगड़ने में हर्जी क्या है? उसने धरा के हाथ उसके चेहरे से हटाए और उसकी आंखों में डूबते हुए धीरे से उसकी नाक पर अपनी नाक रगड़ी। धरा की सांसें फिर से अटकने लगी थीं। कार्तिक की उंगलियां अब धरा की कमर पर हल्के हल्के रेंग रही थी, जिससे उसे गुदगुदी भी हो रही थी और एक अजीब सी तपन भी महसूस हो रही थी। धरा ने शर्माते हुए कहा, कार्तिक जी, कोई आ जाएगा, हम दरवाजा लॉक करना भूल गए थे रात। इस वक्त कोई नहीं आएगा, सब सो रहे हैं धरा, कार्तिक ने अपनी आवाज को और भी गहरा करते हुए कहा। उसने जैसे ही धरा के करीब आकर उसके होठों को दोबारा अपने कब्जे में लेना चाहा। अरे भाई, बस कीजिए, इसे ज्यादा देख लिया तो हमें पाप लगेगा। अचानक कमरे के दरवाजे पर आवाज गूंजी। कार्तिक और धरा किसी बिजली के झटके की तरह एक दूसरे से अलग हुए थे। धरा ने झट से अपनी चादर ओढ़ी और बेड के दूसरी तरफ लगभग गिरते गिरते बची थी, जबकि कार्तिक हड़बड़ा कर बैठ गया था और अपने बिखरे बालों को ठीक करने की नाकाम कोशिश करने लगा था। दरवाजे पर अंकित और प्रज्ञा खड़े थे। अंकित ने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन उंगलियों के बीच बीच से सब देख रहा था, और प्रज्ञा शरारत से मुस्कुरा रही थी। अंकित, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक ने अपनी भारी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की, हालांकि का चेहरा शर्मिंदगी से तमतमा रहा था। अंकित ने हाथ हटाते हुए ठहाका लगाया। हम तो भाई का हाल पूछने आए थे कि घाव कैसा है, पर यहाँ तो मरहम पट्टी का कुछ और ही लेवल चल रहा है। क्या प्रज्ञा? प्रज्ञा अंकित की बात पर मुंह बनाते हुए वापस चली गई थी, क्योंकि वो अंकित से बात भी नहीं करना चाहती थी। धरा का तो जैसे बुरा हाल था अंकित और प्रज्ञा की बातें सुनकर। उसका चेहरा इतना तप उठा था कि उसे लगा शायद अभी धुआं निकल जाएगा। उसने बिना कार्तिक की तरफ देखे बिजली की फुर्ती से जमीन पर गिरा दुपट्टा उठाया और अलमारी से एक नई साड़ी झपटकर सीधे बाथरूम की तरफ भाग निकली थी। भागते हुए बेड के कोने से वो टकराते टकराते बजी थी, जिससे कार्तिक की हंसी और तेज हो गई थी। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर थाम लिया था। भाई, अंकित ने बेड के पास आते हुए शरारती लहजे में कहा, एक बात बताइए, आप हमेशा सही वक्त पर दरवाजा लॉक करना क्यों भूल जाते हैं? मतलब रोमांस के मामले में आपकी सिक्योरिटी इतनी ढीली क्यों है भाई? कार्तिक ने बिस्तर पर पड़ा एक छोटा क्वेश्चन अंकित के मुंह पर दे मारा था। वह बिस्तर से उठा और दांत पीसते हुए फुसफुसाया, तू सुधरेगा नहीं। अपनी ये बत्ती सी बंद कर और ये बता, तू यहाँ किस काम से आया है? वरना मैं दरवाजा लॉक करके पहले तेरी मरम्मत करूंगा। अंकित ने क्वेश्चन पकड़ लिया और अपनी हंसी दबाते हुए थोड़ा गंभीर होने का नाटक किया। अरे हाँ, वो जरूरी काम था भाई। एक सनसनीखेज खबर है। जेके ग्रुप का इकलौता वारिस, वो दिनेश, कल रात अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया, अभी आईसीयू में है। कार्तिक के हाथ अपनी शर्ट के बटन से खेलते हुए अचानक रुक गए थे। उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडक उतर आई थी। अंकित ने आगे बताया, पूरे शहर में हड़कंप है। पुलिस का कहना है कि यह महज हादसा नहीं है, उसे जानबूझकर नीचे फेंका गया है। उसकी हालत बहुत खराब है भाई, शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं और डॉक्टरों का कहना है कि वह शायद अब कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। दोनों पैर घायल है ना उसके? कार्तिक ने अंकित की बात काटते हुए बड़े शांत स्वर में कहा। अंकित की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने हैरान होकर कार्तिक को देखा। आपको कैसे पता भाई? अभी तो न्यूज चैनल पर इसकी पूरी रिपोर्ट भी टेलीकास्ट नहीं हुई है। डॉक्टरों ने अभी अभी ये जानकारी दी है। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर अपनी शर्ट की आस्तीन पर लगे खून के उन सूखे धब्बों पर गई, जो दिनेश के साथ हुई उसकी मुलाकात की गवाही दे रहे थे। उसने बड़े इत्मीनान से अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर फोल्ड किया और अंकित की तरफ देखे बिना ठंडा सा जवाब दिया,
मैंने तो सिर्फ एक अंदाजा लगाया है अंकित कि गद्दारों और बदतमीजों का हश्र अक्सर ऐसा ही होता है। अंकित को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सीरन महसूस हुई थी। उसे याद आया कि कल रात कार्तिक किस हालत में घर लौटा था। उसके एक पैर से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसने पूछने की कोशिश भी की थी पर कार्तिक ने कुछ नहीं बताया था। कार्तिक ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में रखी और आईने में अपने घाव को देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, पुलिस को उसका काम करने दो और तुम अपना काम करो। और हाँ, अगली बार आने से पहले अगर दरवाज़ा ना खटखटाया तो तीसरी हड्डी तुम्हारी टूटेगी। अंकित समझ गया था कि अब यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। वह दबे पांव बाहर निकल गया था, लेकिन उसके मन में एक यकीन बैठ चुका था कि उसके बॉस ने कल रात कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। या यूं कहें कि कार्तिक का वो रूप जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसे अंकित के अलावा कोई नहीं जानता था। अंकित के बाहर निकलते ही कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा हुआ धरा ने मेरी बदली हुई शर्ट नोटिस नहीं की। वह बिस्तर का सहारा छोड़कर कमरे के बीचों बीच जाकर आईने के सामने खड़ा हो गया था। उसकी नजरें अपनी शर्ट की आस्तीन पर लगे उन खून के छींटों पर टिक गई थी जो अब सूख कर काले पड़ चुके थे। उसने धीरे से अपनी शर्ट बेड से उठाकर लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दी थी और धरा के बाथरूम के बाहर आने से पहले वह वापस बेड पर बैठ गया था। 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा लग रहा था। कार्तिक अब पूरी तरह ठीक होकर अपने पुराने फॉर्म में लौट आया था और धरा की मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर बिना किसी डर के रहने लगी थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा था। ताजे पराठे और अदरक वाली चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। कार्तिक टैब पर न्यूज़ पढ़ रहा था जबकि अंकित और रोहन किसी बिजनेस डील को लेकर मजाक मस्ती कर रहे थे। धरा और प्रीति सबको नाश्ता परोस रही थी। अचानक प्रीति का हाथ एक प्लेट पकड़ते हुए थमा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अजीब सी आवाज के साथ उसे उल्टियां महसूस होने लगी थी। धरा चिल्लाई और झपटकर प्रीति के पास पहुंची। प्रीति बिना कुछ कहे वॉश बेसिन की तरफ भागी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया था। कार्तिक ने टैबलेट नीचे रखा और रोहन तो जैसे अपनी कुर्सी से उछली पड़ा था। प्रीति के वापस आते ही धरा ने उसे संभाला और घबराते हुए पूछा, दी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहन के हाथ पांव फूल गए थे। वह घबराहट में प्रीति के चक्कर काटने लगा था। प्रीति क्या हुआ है? चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है। अंकित गाड़ी निकालो, अभी के अभी हम तुरंत हॉस्पिटल चल रहे हैं। प्रीति ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हल्की सी झुंझलाहट भी थी। उसने रोहन का हाथ झटक दिया और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, ड्रैकुला यह सब तुम्हारी वजह से है। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने तो आज नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। मेरी वजह से कैसे? वह पागलों की तरह उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा था ताकि वह आराम कर सके। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त रोहन फिर से बड़बड़ाया, बताओ तो सही, मेरी क्या गलती है? क्या मैंने कल रात कुछ गलत कह दिया था? प्रीति ने चारों तरफ देखा। सीढ़ियों पर कार्तिक, अंकित और धरा उन्हें ही देख रहे थे। सुनैना जी के चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान आने लगी थी, जैसे वो शायद पहले से जानती थी कि प्रीति की तबीयत क्यों खराब है, जबकि अंकित अभी भी कंफ्यूज था। प्रीति ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढक लिया था और रोहन के कान के पास जाकर झुंझलाते हुए फुसफुसाई, बुद्धू हो क्या ड्रैकुला, तुम पापा बनने वाले हो। रोहन ने जैसे ही यह शब्द सुना वह पत्थर का बुत बन गया था। उसके हाथ जो प्रीति को सहारा दे रहे थे कांपने लगे थे। नीचे खड़े अंकित ने चिल्लाकर पूछा, अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? कार्तिक ने अंकित के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, कान नहीं अंकित, लगता है हमारा प्रमोशन होने वाला है। धरा की आंखों में चमक आ गई थी। धरा खुशी के मारे सीढ़ियों की तरफ दौड़ी ही थी कि कार्तिक ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। धरा ने हैरानी से कार्तिक की ओर देखा और कार्तिक ने आंखों ही आंखों में उसे वहीं रुकने का इशारा किया। तभी सुनैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, धरा बेटा, अभी उन्हें थोड़ा अकेले में वक्त दो। रोहन को ये बातें हजम करने में थोड़ा समय लगेगा। धरा ने शर्माते हुए सर झुका लिया था और वापस आकर चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। पूरे घर में एक अलग ही रौनक थी, जैसे बरसों बाद सूरी सदन की दीवारों ने खुलकर सांस ली हो। शाम ढल चुकी थी। पूरा लाउंज मेहमानों और घर वालों से भरा हुआ था। खुशखबरी सुनकर मनोरमा जी, सीमा जी, राधेश्याम जी और शैलेंद्र जी, धरा और प्रीति के माता पिता भी अपनी बेटियों से मिलने दौड़े चले आए थे।
मनोरमा जी प्रीति को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी और राधे श्याम जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धरा आज बहुत फुर्ती में थी। मैं कभी रसोई में भागती, कभी जूस के गिलास लेकर लाउंज में आती। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वे अपनी बड़ी बहन के लिए कितनी खुश थी। तभी सोफे पर बैठी प्रज्ञा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ चहकते हुए पूछा, वैसे भाभी? प्रीति भाभी ने तो खुशखबरी सुना दी। अब आप हमें गुड न्यूज़ कब दे रही हैं? आखिर छोटे कार्तिक का इंतजार तो हमें भी है ना। लाउंज में अचानक सन्नाटा छा गया था। मनोरमा जी और सुनैना जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी थी। कार्तिक जो सोफे पर बैठा बड़े इत्मीनान से जूस पी रहा था, प्रज्ञा के सवाल पर थोड़ा ठिठक गया था। बाकी घर वाले भी एक साथ कहने लगे थे, बोलो ना धरा। सीमा जी ने जोर देते हुए कहा, तुम हमें कब नानी बना रही हो? धरा जो उस वक्त सबको जूस पकड़ा रही थी, प्रज्ञा की बात सुनकर थोड़ा झेप गई थी। काम के दबाव और बार बार पूछे जा रहे इस सवाल से वह अपनी सुध-बुध खो बैठी और थोड़ा झुंझलाते हुए सबके सामने बोल पड़ी, अरे आप लोग भी ना, हमारी तो अभी तक सुहागरात ही नहीं हुई, तो गुड न्यूज़ कहाँ से आएगी? धरा के मुंह से ये शब्द निकलते ही जैसे पूरे लाउंज में टाइम रुक गया था। कार्तिक जिसने अभी जूस का घूंट भरा ही था, वह बुरी तरह सकपका गया था। उसे जोर की खांसी उठी और सारा जूस उसके गले में अटक गया था। अंकित ने जोर का ठहाका लगाया, जबकि रोहन अपनी खुशी भूलकर कार्तिक की पीठ थपथपाने लगा था। राधे श्याम जी और शैलेंद्र जी ने झेंपकर अपना अखबार चेहरे के सामने कर लिया था और सीमा जी और मनोरमा जी ने अपना माथा पीट लिया था, जैसे कह रही हूँ, ये लड़की कब ठीक से बोलना सीखेगी। धरा को जैसे ही एहसास हुआ कि उसने पूरे परिवार और अपने माता पिता के सामने क्या बोल दिया है, उसके हाथ से जूस की ट्रे लगभग छूटते छूटते बची थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली थी। कार्तिक ने खांसते हुए अपना चेहरा रुमाल से पोंछते हुए धरा की तरफ एक कातिलाना नजर डाली, जिसमें गुस्सा कम और आज रात तो तुम गई वाला प्रॉमिस ज्यादा था। धरा को जैसे ही कार्तिक की नजरों का अंदाजा हुआ, उसे लगा मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था और ट्रे वहीं मेज पर पलटकर शर्माती हुई बिजली की फुर्ती से किचन की तरफ भाग गई थी। किचन में पहुंचते ही उसने दीवार का सहारा लिया और अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढककर अपना माथा पीटने लगी थी। हे भगवान, ये हमने क्या कह दिया? सबके सामने, मम्मी पापा और सासू माँ के सामने। हे ठाकुर जी, अब हम उन्हें शक्ल कैसे दिखाएंगे? वह खुद को कोस ही रही थी, जबकि उसके गाल अभी भी आग की तरह तप रहे थे। वहीं लाउंज में प्रज्ञा जो अभी तक हंस रही थी, अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी और एक अजीब सी घबराहट छा गई थी। उसने सतर्क होकर आसपास देखा और जल्दी से उठकर बिना किसी को कुछ बताए अपने कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए थे। अंकित, जिसकी नजरें हमेशा चौकन्नी रहती थी, उसने प्रज्ञा की ये जल्दबाजी नोटिस कर ली थी। उसके मन में शक की घंटी बजी। वह चुपचाप अपनी जगह से उठा और बिना शोर किए दबे बांव प्रज्ञा के पीछे ऊपर की ओर चल दिया था। इधर सोफे पर माहौल थोड़ा शांत हुआ तो रोहन ने कार्तिक की हालत का फायदा उठाने की सोची। उसने देखा कि कार्तिक अभी भी अपनी शर्ट का कॉलर ठीक कर रहा था और काफी असहज महसूस कर रहा था। रोहन ने कार्तिक के करीब खिसककर उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद धीमी आवाज में सिर्फ कार्तिक को सुनाई दे ऐसे चिढ़ाना शुरू किया, क्या भाई, न्यूज़ तो वाकई में सनसनीखेज है। रोहन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शादी को इतना वक्त हो गया और आप अभी तक क्या लूडो खेल रहे थे? कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। रोहन चुप कर, वरना तेरा प्रमोशन अभी डिमोशन में बदल दूंगा। पर रोहन कहाँ रुकने वाला था। उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, अरे बुरा क्यों मान रहे हैं? मैं तो बस आपकी फिक्र कर रहा हूँ। सब ठीक तो है ना भाई? या फिर मैं किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दूं? कोई कमजोरी तो नहीं? कार्तिक ने दांत पीसते हुए पास पड़ा एक क्वेश्चन उठाया। तू डॉक्टर का नंबर बाद में देना, पहले ये बता, तुझे हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर का नंबर याद है या नहीं? रोहन ठहाका मारकर पीछे हट गया था। अरे भाई, अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालिए। मेरे बच्चे को अपने पापा की शक्ल भी देखनी है अभी। कार्तिक धरा की बात सोचकर मन ही मन मुस्कुरा दिया था। कार्तिक ने किचन की तरफ देखा जहां धरा छिपी हुई थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शरारती मुस्कान आई और उसने मन ही मन सोचा, आज रात तो इस बेबाकी का हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा मिसेस कार्तिक। वहीं दूसरी तरफ अंकित दबे पांव प्रज्ञा के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। दरवाजा हल्का सा खुला था और प्रज्ञा अंदर किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ,
बस 10 मिनट में मैं घर के पीछे वाले गेट से निकल रही हूँ, गाड़ी तैयार रखना। हम आज रात ही उस क्लब जा रहे हैं। प्रज्ञा की आवाज में एक अजीब सी चिढ़ और गुस्सा था। अंकित से अब और रहा नहीं गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते हुए कड़क आवाज में पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रज्ञा? और वो भी इतनी रात को, चुपके से। प्रज्ञा फोन काटकर बुरी तरह चौंक गई थी, पर अगले ही पल उसने अपनी घबराहट को गुस्से में बदल लिया था। कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे रास्ते से हटो अंकित। अंकित ने आगे बढ़कर मजबूती से उसके बाजुओं को पकड़ लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। फर्क पड़ता है? तुम मेरी दोस्त हो डैमेट। इस तरह आधी रात को बाहर जाना सेफ नहीं है। प्रज्ञा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखी, सिर्फ दोस्त? ओके, तो अपनी हद में रहो अंकित। सिर्फ दोस्त बनकर मुझे लेक्चर मत दो। अंकित का धैर्य जवाब दे गया था। उसने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, देखो प्रज्ञा, एक बात साफ साफ समझ लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, तो ये सब बगावत मेरे लिए करना बंद करो। प्रज्ञा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, जानती हूँ, क्योंकि मेरे भाई के पालतू जो ठहरे तुम, वफादारी निभाने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को तो पहले ही मार चुके हो। अब मेरी जिंदगी से भी दूर रहो। न जाने कब तक खुद को अपनी बहन के दिए धोखे की सजा देते रहोगे। अंकित वहीं सुन खड़ा रह गया था जबकि प्रज्ञा उसे धक्का देकर बाहर निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ किचन में धरा अभी भी खुद से ही बातें कर रही थी। हे ठाकुर जी, बस आज रात गुजर जाए, कल से हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि धरा कितनी बेशर्म है। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। वह बिना पीछे मुड़े बड़बड़ाई, मम्मी जी, हम बस पानी पीकर आ रहे हैं। मम्मी जी नहीं है धरा, तुम्हारे उस अधूरे सच का गवाह। एक मखमली और शरारती आवाज उसके कान के पास गूंजी। धरा बुरी तरह उछल पड़ी थी। सामने कार्तिक खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत और कुछ नए इरादे चमक रहे थे। कार्तिक ने उसे दीवार और अपने बीच घेर लिया था। तो मिसेस कार्तिक, सबके सामने बड़ा ऐलान किया है आपने। अब जब दुनिया को पता चली गया है तो क्या इरादा है? सुहागरात की तारीख आज ही पक्की कर लें, अगर आपकी मर्जी हो तो। धरा की धड़कनें रुकने को थी। वे हकलाते हुए बोली, वो कार्तिक जी, हमारा मतलब वो नहीं था। कार्तिक ने उसके होठों पर उंगली रखी। अब जो कह दिया उसे निभाना तो पड़ेगा। कार्तिक जैसे ही धरा के करीब झुका, तभी अचानक घर के मेन गेट पर जोर जोर से बेल बजने लगी थी। रात के इस सन्नाटे में वह आवाज किसी अनहोनी की दस्तक लग रही थी। कार्तिक झुंझलाते हुए पीछे हटा और लाउंज की तरफ बढ़ा, जहां पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, सामने एक बहुत ही स्टनिंग और मॉडर्न आउटफिट पहने एक गॉर्जियस लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया था और हाथ में पकड़ा गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया था। सुनैना जी के मुंह से बस एक ही नाम निकला, अंतरा। कार्तिक की पहली पत्नी, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, आज वे सूरी सदन की चौखट पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या अंतरा की वापसी कार्तिक और धरा के खिलते रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? क्या धरा सामना कर पाएगी कार्तिक के अतीत का? और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.